तो देखिए, आज मैं आपके साथ सेल को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि हम इस वीडियो में करना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, एक शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ चेंज। तो आप समझ सकते हैं, आपका एक पैटर्न है, पढ़ने का एक तरीका है, आप बहुत कंफर्टेबल हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो ये चेंज कैन बी पेनफुल एंड दिस कैन बी डिसरप्टिव। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है चेंज से। होता क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, और कंफर्ट जोन में बहुत मज़ा आता है। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि अनयूजुअल हो रहा है अचानक ज़िंदगी में। कुछ चीज़ अगर इस कंफर्ट जोन से जाके बाहर करनी पड़ जाए तब दिक्कत आती है। तो देखिए, कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी एक पैटर्न के हिसाब से चलती जाएगी, बट यू डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ कब है? जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। सो व्हेन यू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड देन देयर इज ग्रोथ। अब इसमें मैंने क्या कहा? चेंज है। इस चेंज के पेन और डिसरप्शन को हमें मिटिगेट करना है। तो हमें इसको मिटिगेट करना है। हमें ये देखना है कि किस तरह से ये जो पेन है और डिसरप्शन, इसको कम किया जा सकता है, और इस चेंज के लिए हम आपको बेटर एडेप्टिव बना सकते हैं, ताकि फिर स्टडी वाकई में एक्चुअली फन हो जाए। सो देयर विल बी अ ब्रीफ पीरियड व्हेन यू आर कमिंग इनटू क्लास 11th फ्रॉम क्लास 10th, जब सडनली लेवल चेंज होता है। अचानक आपके सामने 2 टेक्स्ट बुक फिजिक्स की हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं, 1 बायो की है। आप एक एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी एकेडमी में जा रहे हैं। पता लगा आप 2-2:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं, 3 बजे घर आते हैं, बड़ी मुश्किल से खाना खा के 4 बजे आप कहाँ पहुँचते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 7:30 बजे आपकी छुट्टी होती है। होमवर्क भी करना है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, और बहुत सारा काम जो है इंस्टीट्यूट वाले भी दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ और पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कोई और टॉपिक चल रहा है, एंड सडनली यू फाइंड दैट यू आर लॉस्ट। सो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस जो पर्टिकुलर चेंज है, इसका जो पेन और डिसरप्शन, इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। आपको पहले से पता है कि ये चेंज आएगा, किस लेवल का चेंज आएगा, और मुझे इस चेंज को किस तरह से मिटिगेट करना है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, और मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो अगर जितना आप बेटर इन्फॉर्म्ड होंगे, उतना अचानक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अचानक होती हैं तब बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी चीज़ को जानते हैं तो फिर उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल, इस चेंज में यू विल रिक्वायर अ मेंटर। So you will require a mentor. That is what we are trying to do here. So हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि ये कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन है 9th का ही। अगर आप देखिए, आप अभी 11th क्लास में आए हैं, तो कुछ चैप्टर्स 9th NCERT के ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं 11th में, जिसमें सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस चेंज में आपको हम गाइड करें, आपको ये बताएं कि क्या बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है इस चीज़ को पढ़ने की, ताकि देखिए, काम आपने ही करना है, आपने ही सेलेक्ट होना है, पढ़ाई आपने ही करनी है, कैरियर आपका ही स्टेक पर है। वी कैन बी ऑफ हेल्प हियर, बिकॉज वाई वी आर सेइंग दैट, बिकॉज वी हैव बीन एसोसिएटेड विद टीचिंग दीज स्टूडेंट्स फॉर मैनी ईयर्स नाउ। तो हम लोगों का जो क्यूमुलेटिव क्या कहते हैं, जो एक्सपीरियंस है इस तरह के बच्चों से मिलने का, बच्चों से बात करने का, बच्चों को तैयार करने का, वो शायद आपको यहाँ पर मदद कर सके। दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए, साइंस कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आपने 9th खत्म किया, आप उसको भूल गए और अब आप 11th में आ गए। इस तरह के बच्चे कई बारी प्रॉब्लम में आते हैं। तो देखिए, 10th बोर्ड एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम था, आपने उसको बहुत अच्छे से किया, वेरी वेरी गुड। देखिए, बोर्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, बट देयर इज़ अ सेट पैटर्न ऑफ थिंकिंग बिहाइंड इट। बच्चे के पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग तरीके से उसमें आंसर्स लिखने होते हैं। स्टीरियोटाइप्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्टीरियोटाइप्ड आंसर्स हैं, बहुत कुछ जो है वो मेमोरी बेस्ड काम किया जाता है, एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेकिन यहां पर हो सकता है जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि अब आपने मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं, अब आपने किसी और से एक नंबर ज़्यादा लाना है, तब जाके आपके क्या होंगे, सिलेक्शन होंगे। सो अब ये परसेंटेज का खेल नहीं है, अब ये बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में आने का खेल है, जो कि इस बार मैं आपको आइडिया देता हूं कि करीब 16 लाख बच्चे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और उसमें से कुछ हज़ार ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो अब ये डिफरेंट लेवल हो गया, अब ये डिफरेंट लेवल हो गया। अब डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है, बच्चे तो आप ही हैं और आप ही अच्छे बच्चे हैं और आप ही सेलेक्ट होंगे, आप ही पेपर देंगे, आप ही सेलेक्ट होंगे और ज़रूर होंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन अब हम इसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, क्या वो चेंज लाना है जो मेरे को अपने थिंकिंग प्रोसेस में, मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी में, मेरे को अपने पढ़ाई के तरीके में जो चेंज लाना है, उसके बारे में मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कर रहा हूं। तो चेंज से, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, सो वी आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, वी आर गिविंग यू द मेंटरशिप एंड वी आर गिविंग यू द बेसिक things that would be required, that actually how to go about it, किस तरह से आपने अपने थिंकिंग के पैटर्न को चेंज करना है, किस तरह से आपने उसी चीज को जो आपने 9th में पढ़ा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम इसको 11th में पढ़ेंगे, कैसे ये उसका एक्सटेंशन है और आफ्टर ऑल ये उतना मुश्किल नहीं है। सो all that is required is discipline here। आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको ग्रिट चाहिए, परसिवरेंस चाहिए। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, परसिवरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सक्सेस के लिए। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए लाइफ में, हमेशा घबराइए नहीं, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स का हमेशा सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम्स एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए। और इस तरह के कुछ जो आपके अपने पैरामीटर्स हैं ज़िंदगी में, वो आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, ये जो चैप्टर है सेल, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है आपको समझाने के लिए, जो मैं कह रहा हूं, कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस लूंगा, कुछ लाइंस लूंगा आपकी 9th एनसीईआरटी से। तो देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 है आपकी 9th एनसीईआरटी में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो आप पढ़ के आए होंगे 9th में। और अगर हम 11th में देखें तो 11th में ये जो चैप्टर है बेसिकली ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो दिस वुड बी क्लास 11th चैप्टर नंबर 8। सो चैप्टर नंबर 8 दिस वुड बी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चीज आपको, अब आप समझ गए कि है तो वही सेल। अब देखिए यहां पर मैं पहला इनटेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो पहला इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 9th एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि why is the cell called, this is the question that we are taking up, why is the cell called the structural and functional unit of life। तो अब आप मुझे बताइए क्या सोचते हैं आप इस बारे में। तो हमने ये कहा कि सेल को आपकी 9th की एनसीईआरटी ने कहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या एक डेफिनेशन के बाद आप रुक जाएंगे? क्या एक डेफिनेशन जो आपने याद की होगी उसका आपने आंसर लिखा, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? क्या आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? क्या आप जानते हैं आपकी एनसीईआरटी में 9th में एक बॉक्स बना हुआ है। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ एनसीईआरटी में एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है और कुछ साइंटिस्ट के नाम है। तो आप कुछ हाईलाइट भी देख रहे होंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो क्या ऐसा है कि मान लीजिए अगर हम किसी प्लांट को पढ़ें, अगर हम किसी प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें बाद में पता चलेगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, कि ये केवल किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। क्या अगर हम एनिमल्स को स्टडी करें, तो भी हमें यही दिखता है कि सेल से बना हुआ है। शुरू की बात कर रहा हूं। क्या अब आपको समझ में आया है कि ये जो स्लाइडन और श्वान का नाम लिखा हुआ है, हो सकता है उन्होंने, किसी ने ये स्टडी किया हो। ये देखिए मैं आपको थिंकिंग की बात बता रहा हूं। तो प्लांट्स भी किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। एनिमल्स भी किसके बने हैं? सेल्स के। बहुत शुरुआती माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का माइक्रोब्स के ऊपर नहीं था, से फॉर एग्जांपल, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात समझ में आ गई। क्या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल पिक्यूलैरिटी दिखाई दी हर एक सेल के अंदर? क्या आपको यह दिखाई दिया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि क्या श्लाइडन और श्वान, ये जो नाम लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। दूसरी चीज,
आपने देखा बाद में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपने शब्द ही क्या लिख दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब देखिए ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद में लाइफ इवॉल्व होकर के कैसे हो गई, मल्टी सेलुलर हो गई, बहुत सारे सेल्स हो गए। आपकी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो देखिए बैक्टीरिया एक सेल का बना है, आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी है। कैन यू इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी। अब मुझे ये बताइए कि आपने ये सोचा कि ये जो इतने सारे सेल्स हैं ये आए कहां से, ये आए कहां से। तो देखिए शायद आप जानते होंगे कि ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ, हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल के तरह शुरू करते हैं, और उस सेल को आप जानते हैं जाइगोट कहा जाता है। तो एक जाइगोट सिंगल सेल, उससे हमने क्या कहा, ट्रिलियंस ऑफ सेल बन गए। यहां पर मेरा बेसिक थिंकिंग प्रोसेस शुरू होना चाहिए, मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, इतने सारे सेल आए कहां से, जबकि हमने शुरुआत कैसे की थी, एक सेल से। तो अब आपको क्या ये समझ में आया कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सेल डिवीजन का कंसेप्ट आपको समझ में आया। ये जो जाइगोट है, इसी ने डिवाइड करके आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाए हैं, एंड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जहां आपको ये समझ में आ गया कि प्लांट किसके बने हैं, सेल्स के, एनिमल किसके बने हैं, सेल्स के, और सेल्स जो हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। क्या अब आपको याद आया, आपने 9th में पढ़ा था सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में इन तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन 11th में हम आपको बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। और बेसिक तौर पे आपको ये समझ में आ गया कि आपकी 11th एनसीईआरटी यहां पर ये कह रही है कि ये जो सेल थ्योरी है, ये जो सेल थ्योरी है, इसको हम ये कह सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये रुडोल्फ विर्को का काम है। तो यहां पर वो 3 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जो आपकी एनसीईआरटी में बॉक्स में दिए हुए हैं। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से मैं आपके थॉट प्रोसेस को इवॉल्व कर रहा हूं, और आपकी 9th की ही किताब से मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूं। तो देखिए अभी भी मेरे पास एक चीज ये आ गई कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्यों है। पहली बात तो मुझे समझ में आ गई कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, किसके बने हैं, सेल के, और सेल के प्रोडक्ट्स के। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आ गई कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। अब देखिए एक और बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनिए, सोचिए कि सबसे छोटा जिंदा ऑर्गेनिज्म क्या है। तो मान लीजिए हम ये कहें कि सबसे छोटा जिंदा ऑर्गेनिज्म क्या है, इंडिपेंडेंटली जिंदा होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली लिविंग स्टेट कब हो सकती है। तो देखिए यहां पर एक शब्द आ गया, लिविंग स्टेट। तो मैं इस चीज को अब आपको 11th में समझाऊंगा कि लिविंग स्टेट है क्या। तो लेकिन यहां पर पहले मुझे यह बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि सबसे छोटी जिंदा चीज, अकेली जो जिंदा रह सकती है, इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस हो, वो क्या है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, आप सबने आंसर दिया होगा, इट वुड बी अ बैक्टीरिया। और अगर आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो इस तरह का बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटे इंडिपेंडेंट लिविंग चीज है। तो देखिए ये चीज मैंने याद कर ली कि सबसे छोटी चीज क्या है, सेल। तो इसका मतलब सेल सबसे छोटी इंडिपेंडेंट लिविंग चीज है। क्या आपको ये समझ में आया कि कोई भी चीज जिसका स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर से कम होगा वो खुद जिंदा इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता। अब आपको समझ में आ रहा है आप क्यों कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो केवल इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि सब चीजें सेल से बनी हैं। अब हम ये भी कह रहे हैं कि सबसे छोटी इंडिपेंडेंट जिंदा चीज क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। सेल, एक अकेला सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर सेल से कम है तो फिर उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो देखिए मैं आपको 11th एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है, देखिए ध्यान से इसको, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। देखिए ध्यान से फिर, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living, hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms, of all living organisms। तो hence, तो अब मुझे उसका आंसर मिल गया। देखिए 9th से मैं किस में आ गया, 11th में आ गया। अब मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आया जो 9th एनसीईआरटी में मैंने पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिया था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछता हूं, क्या हर एक सेल डिवाइड करता है? इज इट नेसेसरी दैट एवरी सेल विल डिवाइड? इज इट नेसेसरी कि केवल पिछले ही सेल से डिवाइड करके नए सेल बनेंगे? व्हाट अबाउट मैच्योर ह्यूमन आरबीसी?
मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, देखिए ह्यूमन आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है तो आप सब जानते होंगे कि उसमें डीएनए नहीं होता। और आपने 9th में 10th में ये पढ़ा है कि सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ता है, और उसके बाद में अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। दिस इज द सीक्वेंस इन द सेल डिवीजन। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होकर के नए आरबीसी नहीं बनाएगा, लेकिन आरबीसी आपकी बॉडी का सबसे कॉमन सेल है। तो ये कहां से आया? तो आप ये देखेंगे कि आपके बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल है, वो लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और वो आरबीसीज बनाए जा रहे हैं। आपको एक और चीज समझ में आई सेल के बारे में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए एक और बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां पर एक क्वेश्चन आ गया लिविंग स्टेट कि जिंदा कहेंगे किसे। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, इस बात को आपकी 9th एनसीईआरटी से मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। देखिए अब एक, चलिए इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताइए वायरस जिंदा क्यों नहीं माना जाता? बहुत से लोग ये कहते हैं कि वायरस शुड बी कंसीडर्ड नॉन लिविंग, कुछ लोग कहते हैं लिविंग, और ज्यादातर आप पढ़ के आए होंगे बाउंड्री पर है। और आप अब मेरे से ये कहेंगे कि जब ये किसी सेल के अंदर घुसेगा तब उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करेगा, तब रिप्रोड्यूस कर सकता है, तब अपने प्रोटीन्स बना सकता है, तब जो है मल्टीप्लाई करेगा, तब इवॉल्व करेगा वगैरह वगैरह। ये तब करेगा जब ये किसी सेल के अंदर घुस रहा है और ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। अभी मैंने जो आपको बताया, कि आपको ये समझ में आया? कोई और आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं कि क्यों वायरस जिंदा नहीं माना जाता? तो देखिए अभी हमने कहा कि सबसे छोटी चीज, जिंदा चीज क्या है? सेल है। क्या वायरस सेल है? तो इसका मतलब देखिए सेल में क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बताइए कि सेल में क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सेल के अंदर हम ये देख रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं न्यूक्लियस? बहुत ऑब्वियस आंसर आपका क्या हो सकता है? न्यूक्लियस। लेकिन आप जानते हैं, आप प्रोकैरियोट्स पढ़ के आए हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अभी मैंने आपको ह्यूमन आरबीसी की बात बताई, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ट्रू या फॉल्स छोड़ दीजिए, प्रिमिटिव या एडवांस न्यूक्लियस को भी छोड़ दीजिए, इसमें डीएनए ही नहीं है, फिर भी ये 120 दिन तक जिंदा रहता है। आप सबको पता होगा एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि वो क्या चीज है सेल के अंदर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली इट मस्ट हैव अ साइटोसोल, जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसको अभी हम देखेंगे इस चीज को। लेकिन क्या आपका ध्यान इस मेम्ब्रेन की तरफ गया? ये वो मेम्ब्रेन है जिसे आपने कहा सेल मेम्ब्रेन, या आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनको आप सेल मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं, इसको आपने क्या कह दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आपका ध्यान इस तरफ गया कि ये वो चीज है जो हर लिविंग सेल में है? चाहे प्लांट ले लीजिए, चाहे एनिमल ले लीजिए, चाहे बैक्टीरिया ले लीजिए, चाहे प्रोटिस्ट ले लीजिए, चाहे फंगस ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए जिसकी भी सेल मेम्ब्रेन, जिसका भी आप सेल देखेंगे, इट इज लिमिटेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. And what my 9th NCERT says about this cell membrane? It says that this is selectively permeable. ये क्या चीज है? ये selectively permeable है। तो बड़े ध्यान से देखिए मैं कितना कोरिलेशन कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो मैं आपको यहां पर यह दिखा देता हूं कि आपकी एनसीईआरटी यहां पर देखिए जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही है, और यहां पर लिख रही है देयरफॉर इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? तो देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यह है कि ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी, बाकी चीजों को अंदर नहीं आने देगी। तो जो काम की चीजें हैं वो अंदर आ सकती हैं, इसी तरह से कुछ चीजों को कहां जाने देगी? बाहर जाने देगी, कुछ चीजों को बाहर जाने नहीं देगी। सो मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि ये वो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है। इसके अक्रॉस जो चीजें ट्रांसफर होंगी वो बिल्कुल फ्री नहीं है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है यहां पर? अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाए तो इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से यह है कि ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसका कंपोजिशन डिफरेंट होगा। तो सेल विल ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस, अंदर की कंडीशंस को कांस्टेंट रखेगा। मान लीजिए इस सेल को, से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का एक सेल है, तो उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो आपके लंग्स से, आर्टरीज से क्या आई? ऑक्सीजन। उसके पास में ऑक्सीजन है, कमी हो गई तो वो ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को अंदर आने देगा। ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहाँ जाएगी? अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो उसको बाहर फेंक देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं
होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा नहीं होगा, ये सेल ठीक से काम करता रहेगा। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने ये कहा कि हम इस नाइन्थ की शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कहा कि ये जो अंदर का एनवायरनमेंट है बाहर के एनवायरनमेंट से क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब सिंपल फिजिक्स ये है कि सिस्टम्स जो इक्विलिब्रियम में है वो काम नहीं कर सकते। कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है वो काम नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम में किसके? एनवायरनमेंट के। तो फिजिक्स की बड़ी सिंपल सी फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लास 11th में आपको ये समझाया हुआ है, सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। अब इसका मतलब देखिए दूसरी तरफ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूअसली काम करना है। अगर आपको कंटिन्यूअसली काम करना है तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में आए। तो इसका मतलब दो चीजें समझिए, एक तो आपको अपनी अंदर की स्टेट को कांस्टेंट रखना है और दूसरा ये जो अंदर कांस्टेंसी है ये एनवायरनमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मान लीजिए आप हैं और ये आपका एनवायरनमेंट है, आपको जो भी चीजें चाहिए वो एनवायरनमेंट से ही मिलेंगी। आप अपने वेस्ट प्रोडक्ट भी कहां भेजेंगे? एनवायरनमेंट में ही भेजेंगे। आप एक तरह का ओपन सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। आपको कांस्टेंट इनपुट भी चाहिए, कुछ चीजें आपको बाहर भी फेंकनी है, लेकिन आपको अंदर की कंडीशंस और बाहर की कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। आप इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते एनवायरनमेंट के, और ये कांस्टेंट भी होनी चाहिए। तो कांस्टेंट भी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप काम कर पाएंगे, आप काम कर पाएंगे तो आप लिविंग है। तो अब आपको ये लिविंग स्टेट शब्द जब आपको 11th में पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज अ स्टेडी स्टेट, स्टेडी इंटरनल स्टेट दैट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। तो ये सबसे जरूरी चीज है। देखिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका टेम्परेचर 37 नहीं है। आप देखिए आप एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में नहीं हैं। आपके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बाहर जो आप पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, उससे अलग होगी। सोडियम क्लोराइड की क्या होगी? अलग होगी। तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, आयंस को रेगुलेट कर रहे हैं, वाटर को रेगुलेट कर रहे हैं। आप खूब सारा पानी पीजिए, देखिए यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। आप बहुत खेलिए गर्मी में, आप देखिए कि यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डार्क सा यूरिन आता है, कम आता है। तो आपकी बॉडी कंजर्व करने की कोशिश कर रही है वाटर को। तो आप क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं? टेम्परेचर। आप क्या मेंटेन कर रहे हैं? वाटर का लेवल। आप क्या मेंटेन कर रहे हैं? आयंस का लेवल। आप क्या मेंटेन कर रहे हैं? ग्लूकोज का लेवल। और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा हो, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। सो एक सिस्टम परफेक्टली काम करेगा अगर वो होम्योस्टेसिस में हो। तो ये जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, देखिए मैं किस तरह से 9th में जो आप छोटी सी चीज पढ़ के आए थे उसको यहां पर कोरिलेट कर रहा हूं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप अब जिंदा है। अब देखिए अगर आप इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहते एनवायरनमेंट के और आपको कॉन्स्टेंटली काम करना है तो आपको कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। अगर आपको मैंने कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं दी तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सो अब मेरे को क्या चाहिए? देखिए मैंने क्या कहा, यहां पर क्या चाहिए? कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी किससे मिलती है? मेटाबॉलिज्म से। सो दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। सो ये किस चीज से मिलेगी बेटे? मेटाबॉलिज्म से। अंदर बॉडी में क्या हो रहे हैं? रिएक्शंस। आपने याद किया होगा, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। आपको यहां समझ में आ रहा है? हम कुछ केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं। अगर एनर्जी को स्टोर करना है, अगर एनर्जी चाहिए तो केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एनर्जी किस में है? केमिकल बॉन्ड्स में है। अगर मेरे को स्टोर करनी है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, तो केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे। अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कांस्टेंट इनपुट ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलती है? मेटाबॉलिज्म से। इसीलिए लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म सिनोनिमस है। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट नहीं हो सकती। तो देखिए बड़े ध्यान से, मैं अब आपको क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 में आपसे ये पूछा है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है लाइफ की। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट फेल होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो एक्सेप्शन एट ऑल। कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। देखिए रिप्रोडक्शन, अब जब हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में तो हम क्या देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन। लेकिन देखिए म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, बहुत से इनफर्टाइल कपल रिप्रोड्यूस नहीं करते,
और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आपको 11th में आकर के जब आपने रिप्रोडक्शन को और ढंग से देखा तो आपको यह समझ में आ गया कि यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कैरेक्टरिस्टिक तो हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को केवल रिप्रोडक्शन पर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्या जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्या वो लिविंग नहीं है? सो एक इनफर्टाइल कपल 60, 70, 80 साल तक जिंदा रहे, अनफॉर्चुनेटली दे वर अनेबल टू कंसीव अ चाइल्ड, तो आप क्या कहेंगे? आप जिंदा ही नहीं थे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रोथ की जब बात आती है तो आप कहते हैं साइज बढ़ गया, तो आप देखिए कूड़े के ढेर का ग्रोथ भी होता है, लेकिन वो ग्रोथ बाहर से हो रही है, आपकी ग्रोथ कहां से हो रही है? अंदर से हो रही है। तो फर्स्ट चैप्टर में 11th एनसीईआरटी एक बहुत दो चीजों को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर रही है। क्यों मैं सेल में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं? देखिए अब आपको कोरिलेशन आना चाहिए। तो जब आपकी एनसीईआरटी यहां पर कहती है कि व्हाट इज लिविंग, देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं व्हाट इज लिविंग, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, रिप्रोडक्शन, तो यहां पर दोनों को वो कहती है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ये वो क्वेश्चन हमने अब आपको बताया कि व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और यहां पर किसकी बात हो रही है? मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, तो ये याद रखिए कि आप ये डेफिनेशन इस चीज पे देंगे कि वो कम से कम क्या होना चाहिए? सेल, और सेल के चारों तरफ क्या होनी चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, और इस सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, कुछ कैटाबॉलिक, कुछ एनाबॉलिक, दोनों को मिलाकर के आप क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। और अब आप ये कहेंगे कि अब हमने डिफाइन कर दिया दैट दिस मस्ट बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मुझे उम्मीद है मैंने अभी आपके सामने केवल एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है और उसको कोरिलेट करने की कोशिश की है क्लास 11th के साथ में। मैं वापस आकर के 2-3 क्वेश्चंस और करूंगा आपके साथ में, ताकि आपका जो ये ट्रांजिशन है वो इतना पेनफुल ना रहे, और एक्चुअली आप अगर समझने लगेंगे सब्जेक्ट को तो इट विल लुक वेरी वेरी फैसिनेटिंग। सडनली इट ओपन्स द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ योर माइंड। जब आप किसी चीज़ों का आपको वाई समझ में आना शुरू हो जाता है, तब आप उस चीज को जब समझने लगते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। सो मेरी बात को याद रखिएगा, दिस जर्नी इज नॉट ओनली इजी बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन एज वेल।